एवरीवन, वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। पिछले क्लास में मैंने इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय से संबंधित था। ठीक है, उसमें हमने इंडियन इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन को समझा और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू भी हम लोगों ने उसके बाद ही किया भी। ओके, तो इसी के क्रम में आज का जो हमारा क्लास है वो इकोनॉमी के सेकेंड क्लास अगर आप देखें तो बजट के बाद जो मैंने पहला क्लास लिया था वो इकोनॉमी के परिचय से संबंधित था, और दूसरा क्लास आज का हमारा, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित है, नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय को समझना इकोनॉमी के लिए, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी सिलेबस के बेसिक चीजें हैं जिनको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है जिससे कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का, चाहे यूपीएससी हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से इसके फैक्चुअल जो कुछ पॉइंट्स है वहां से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से आते ही है। तो ये टॉपिक आपको हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी हो, जहां पर भी जीएस की चीजें आती हैं वहां पे अगर ये राष्ट्रीय आय का जो सेक्शन है वो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ हम इसके चूंकि ये प्रीलिम ओरिएंटेड क्लास है, आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर हम फैक्चुअल चीजों को लेकर के ही चलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आज की क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे, तो उस अवधारणा से संबंधित हम मैंने अपने पिछले क्लास में 2 क्लासेस पे हमने इसको विस्तार से आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। आप लोगों ने अगर देखा हो मेरी जीडीपी जीएनपी की क्लास और एनडीपी एनएनपी की क्लास, तो वो उसके अंतर्गत, चूंकि ये राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं ही हैं जिसके ऊपर मैंने बृहद चर्चा की थी आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आज की क्लास में भी मैं उसे अच्छे से डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर आप लोग को वो क्लास देखना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने आज की क्लास की ओर। ओके, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उसको अगर हम देखें तो आज का जो हमारा क्लास है आप लोग जानते हैं वो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में। ठीक है, उसके पहले आप लोग ये जान ले कि राष्ट्रीय आय की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं और ये कैसे निकाला जाता है। ये एक कोई पर्टिकुलर एक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके तहत हम कह दें कि ये हमारा फॉर्मूला है और इससे हमारा राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने के पीछे कई अवधारणाएं काम करती हैं, कई टाइप से इनका मापन किया जाता है, इनको निकाला जाता है। तो यहाँ पर आवश्यक है कि हम उन अवधारणाओं के ऊपर अपनी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग वहां पर बना ले, समझ बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी अवधारणा है जो हमें राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हमें देखनी रहती है। तो उन अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो 4 टाइप से हम अवधारणाओं को पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। तो इसमें कौन कौन से हैं वो टाइप अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये 4 ऐसे मतलब अवधारणाओं के ये टाइप हैं।
इन चारों को जब हम स्टडी करते हैं, जीडीपी को, जीएनपी को, एनडीपी को, एनएनपी को, इन सभी को मिला करके इनकी जो संबंध स्थापित होते हैं, जो इनके रिलेशंस, इनके कॉरिलेशंस बनते हैं, उन्हीं के बाद जा करके हमारा राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे? इन चारों के स्टडी से कैसे लास्ट में जाके हमें हमारा नेशनल इनकम और उसके बाद हमें हमारा पर कैपिटा इनकम प्राप्त होता है, तो उसको हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर इनके हम संबंधों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसको समझने से पहले हम इनकी एक एक करके इनकी डेफिनेशंस को समझते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसके अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था, चाहे वो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था हो या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, ये जो टर्म है वो हर एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर यूज किए जाते हैं, उनको हर एक देश के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। इनका हर एक देश की अर्थव्यवस्था में प्रचलन है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, हर एक चीज का। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मानक है, जो सबसे ज्यादा मान्य जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को उस देश की सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप लोग देखिएगा। ओके, जीडीपी की परिभाषा को मैं आप लोग के साथ यहाँ पर लिख रही हूँ। जीडीपी, तो यहाँ पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश की सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक वर्ष में, एक वर्ष के अंतर्गत हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष होता है, आप सभी जानते हैं, बजट की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था काफी डिटेल से कि हमारे देश का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, अभी हमारे देश का वर्ष 2022 का वित्तीय वर्ष स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा और पिछला जो हमारा वित्तीय वर्ष 2021-22 था वो अभी चल रहा है और जो कि 31 मार्च को एंड हो जाएगा और 1 अप्रैल से हमारा अगला वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा जिसके ऊपर हमारा ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किसी भी देश में एक वर्ष में, एक वर्ष के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो उस देश की जीडीपी कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। ठीक है, अंतिम मौद्रिक मूल्य को आप समझिए, यहाँ पर ये जो वर्ड है अंतिम मौद्रिक मूल्य, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
जीडीपी की जब मैंने क्लास आप लोगों के साथ ली थी तो वहां पे मैंने इसको काफी अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पर बात की जाती है अंतिम मूल्य की, ठीक है, वो मूल्य जो कि सबसे लास्ट में निर्धारित होता है, या फिर आप ये कहिए कि जिस मूल्य पे कोई वस्तु आप खरीदते हैं मार्केट में, जो हमारी एमआरपी होती है किसी मूल्य की, वो उस मूल्य का आखिरी मूल्य होता है, ठीक है। जैसे कि आप कपास की खेती करते हैं, मान लीजिए एक किसान है कपास की खेती करता है, उस कपास की खेती से लेकर के कपड़ा बन के मार्केट में आने तक का जो सफर रहा है, उसको अगर हम देखें तो कपास की खेती होने के बाद कोई कंपनी उसको खरीदती है, कोई फैक्ट्री कपास को फिर सूत बनाती है, कपड़े के लिए धागे तैयार करती है, फिर एक रॉ मटेरियल तैयार होता है, फिर उसको उससे कपड़े बनाए जाते हैं तरह तरह के डिजाइनर, और बाद में उन कपड़ों को मतलब एक फिक्स रेट के हिसाब से होलसेलर के पास जाता है, फिर वहां से रिटेलर्स के पास जाता है, और ऐसे कर करके एक दुकान पे वो कपड़े आते हैं और लास्ट में उस पर एक फिक्स एमआरपी एक रेट लगा करके उसे कस्टमर को बेचा जाता है, ठीक है। तो कपास के उगाने और कपड़े के बनाने और बेचे जाने तक का जो सफर रहा है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो एक तो कपास का उत्पादन, ओके, और इससे निर्मित कपड़ों का बेचे जाना, कपड़ों का निर्माण ही आप समझ लीजिए, अगर बेचे जाना नहीं तो कपड़े का निर्माण, अगर आप इसको देखते हैं तो ये एक बहुत ही लंबा सफर होता है। तो इसके बीच में भी काफी सारे मूल्य निर्धारित किए जाते हैं इनको लेकर के, किसान से कितने रेट पे कपास खरीदा गया, कितने रेट पे उसको आगे सूत काटते हैं, जब कपास से सूत बनाते हैं, ये सब चीजों को, तो फिर वो कितने रेट पे आगे बढ़े, कितने रेट पर रॉ मटेरियल्स को सेल किया गया, कितने रेट पर होलसेलर को कपड़ों को सेलिंग किया गया, कितने रेट पर टेलर्स को उनको रिटेलर्स को सेल किया गया। तो अगर हम इसे देखें तो जो बीच के जितने भी मध्यवर्ती मूल्य है उनको सकल घरेलू उत्पाद में नहीं शामिल किया जाता, ठीक है। अंतिम जो लास्ट में प्राइस जो निर्धारित होता है उसे ही जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो जितनी भी वस्तुएं और जितनी भी सेवाएं एक वर्ष में उत्पादित होती हैं, लास्ट में उनका क्या मूल्य निर्धारण किया गया, उसी को हम जीडीपी की गणना करते टाइम हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, या फिर उसी की गणना हम करते हैं जीडीपी के निर्धारण के टाइम पे। मध्यवर्ती मूल्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। ये भी इसका एक पॉइंट है कि जीडीपी के निर्धारण में मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता, इसमें मध्यवर्ती मूल्य शामिल नहीं होते, ठीक है। मध्यवर्ती मूल्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, यानी कि बीच में किसी एक चीज को लेकर के उसको उत्पादन से लेकर के उसको बेचे जाने तक में जो भी सफर उसने उस वस्तु ने या उस सेवा ने तय किया, उसके बीच के किसी भी वैल्यू से, किसी भी मूल्य से जीडीपी पे कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर असर पड़ता है उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य से, ठीक है। लास्ट में जो उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर उसी का ही निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो जीडीपी की परिभाषा हमने यहाँ पर देखी कि एक वर्ष में उत्पादित किसी भी सेवाओं और वस्तुओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे इसकी दूसरी अवधारणा की अगर हम बात करें, जीडीपी के बाद अगर हम जीएनपी की बात करें तो यहाँ पर जीएनपी की अगर हम डेफिनेशन देखें, जीएनपी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसको आप एक फॉर्मूला से समझ सकते हैं, जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय, ठीक है, विदेशों से अर्जित आय, ओके।
जीएनपी के जब डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, अभी आगे इस क्लास में ही हम इसको अलग से पीपीटी के रूप में भी अगर हम देखेंगे, पीपीटी के फॉर्म में इसको हम अच्छे से समझेंगे, वहाँ पे सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है ऑलरेडी, तो उसको भी हम वहाँ पर देखेंगे। लेकिन सब यहाँ पे अगर हम बात करें जीएनपी की डेफिनेशन के ऊपर, जीएनपी की क्या परिभाषा होती है, तो जीडीपी, जैसा कि हमने बात किया था कि जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और समझना होगा कि जीडीपी के अंतर्गत केवल हम उस देश की अंतर्गत जो घरेलू जो सीमा होती है, उस देश की उस जो घरेलू सीमा होती है, उसी के अंदर की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है, बाहरी नहीं। ठीक है। किसी देश की, जैसे हमारा भारत है, भारत की जो आर्थिक सीमा होगी, ठीक है, हमारे देश की जो आर्थिक भौगोलिक सीमा होगी, वो कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, हमारे देश की जो आर्थिक भौगोलिक सीमा है, उसी के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, जीडीपी के अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन जब बात जीएनपी की करते हैं, ठीक है, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ उस देश की अंदर की चीजों का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी की जब हम गणना करते हैं, तो इसमें हम न सिर्फ जीडीपी यानी अपने देश के अंतर्गत जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है, उनको तो हम लोग शामिल करते ही हैं, साथ ही साथ विदेशों से भी जो हमें आय प्राप्त होती है, जो भी हमें आय प्राप्त होती है विदेशों से किसी भी माध्यम से, ठीक है, विदेशों से हम जो भी आय अर्जित करते हैं किसी भी माध्यम से, उसको भी इसमें शामिल करके इसे जोड़ दिया जाता है और हमें हमारा जीएनपी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है जीडीपी में, जब हम विदेशों से अर्जित आय को उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विदेशों से किस प्रकार से आय प्राप्त की जाती है, इसको हम क्लास में आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर एक इसका ये डेफिनेशन है कि जब जीडीपी यानी कि हमारे देश की जो घरेलू आर्थिक सीमा है, उसमें अगर हम विदेशी सीमा को भी शामिल कर दे, विदेशों से भी हमारे जो आय का अर्जन है उसको भी जोड़ दे मिला करके, तो हमें हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे हम इसके तीसरे टर्म की अगर हम बात करें, तो तीसरे टर्म में क्या है, एनडीपी। ओके, एनडीपी की अगर हम बात करें, एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे एनडीपी का तात्पर्य है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। ओके, यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो इसका संबंध हमारी सकल घरेलू उत्पाद से होता है, जीडीपी से होता है। जीडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त होता है, इसको अगर हम देखें तो जो हमारे देश की जीडीपी है या किसी भी देश की जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम शुद्ध घरेलू उत्पाद को निकालें, तो उसके लिए हमें उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर से एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो उत्पादन का साधन था, उसके अंतर्गत उस साधन का जो मूल्य ह्रास होता है, जो घिसावट होती है, डिप्रेशिएशन जो होता है, उसको घटा करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास। ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको आप डिप्रेशिएशन बोल सकते हैं, या घिसावट बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका तात्पर्य आप समझिए, घिसावट, डिप्रेशिएशन या मूल्य ह्रास का यहाँ पर तात्पर्य क्या है। ठीक है, किसी एक वस्तु से हम समझते हैं
किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक वर्ष के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, सेवाओं का प्रोडक्शन होता है। और हर वस्तु में, जैसे कि आप ये समझिए कि जब हम पंखा बनाते हैं, एक बिजली का पंखा हम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कई सारे मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हमें लोहा चाहिए और भी बहुत सारे ऐसी धातुएं हैं जो हमें चाहिए एक पंखे को बनाने के लिए। काफी चीजें चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए, और तब जाकर के एक पंखे का निर्माण होता है। आप मकान को देखिए, जब भी आप घर एक बनाते हैं तो आपको बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, सरिया चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए रहती हैं एक मकान बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जिन साधन उत्पादन का जो साधन है, जैसे पंखा बनाने के लिए अगर मुझे धातु चाहिए, मेटल चाहिए, घर बनाने के लिए हमें कंक्रीट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो आप ये जानिए कि जो वो उत्पादन के साधन है, ठीक है, उसमें एक समय के बाद घिसावट होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये सामान अब घिस चुका है, या फिर इसमें लोहा है तो इसमें जंग लग गया है। तो ये चीजें जो हम लोग अपने कॉमनली यूज करते हैं, ये वर्ड हम ऐसे ही बोलचाल की भाषा में, तो ये असल में हमारे जीडीपी और एनडीपी के निर्धारण में भी देखी जाती है कि जब भी किसी वस्तु का उत्पादन होता है और उस वस्तु के उत्पादन में जो साधन यूज किया जाता है, उस साधन का जो घिसावट का दर होता है, वार्षिक दर, उसको घटा करके हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये जो घिसावट की दर है वो हर एक वस्तु के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि पंखा है, पंखे में जिन मटेरियल्स को हम यूज करते हैं, तो पंखे के लिए जो हमारी जो राष्ट्रीय जो एक रेट निर्धारित है पंखे की घिसावट दर को, तो वो 10% है। ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपए का आपने कोई पंखा इस वर्ष खरीदा है, तो उस पे अगले वर्ष उस पे 10% की घिसावट दर लग जाएगी। ठीक है, यानी कि 90 हो जाएगा वो। ठीक है, उसमें से 10 रुपए को घटा दिया जाएगा। 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपए। ठीक है, और अगर आपने इस वर्ष 100 रुपए का एक पंखा लिया है, तो अगले साल वो उस पंखे की कीमत 90 रुपए हो जाएगी, यानी उसमें 10% का मूल्य ह्रास हुआ, डिप्रेशिएशन हुआ, घिसावट हुआ। वहीं अगर आप एक मकान बनवाते हैं, ठीक है, मकान आपने बनवाया, ये मकान सेवाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, मकान कोई वस्तु नहीं है, इसको सर्विस के अंतर्गत रखते हैं हम लोग। तो एक मकान है, मकान में को बनाने में जिन साधनों का यूज किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, जल्दी नहीं उसमें मूल्य ह्रास होता है, गिरावट होता है, वो लंबे समय तक चलते हैं। तो इसीलिए इसके लिए 1% तय किया गया है। ठीक है, यानी कि मकान की जो घिसावट दर है वो 1% है। ठीक है, यानी एक साल में एक, अगर 100 मान लीजिए कि 100 रुपए को यहाँ पर भी अगर हम लेते हैं, अगर 100 रुपए अगर हम निर्धारित करें किसी भी मकान के लिए, तो उसमें अगले साल 1% की गिरावट होगी। ठीक है, तो ये जो रेट है, जो दरें निर्धारित की गई हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग घिसावट की दरों को निर्धारित किया गया है, और उसी के आधार पर हमारे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद को निर्धारित किया जाता है उस वर्ष के लास्ट में। ठीक है, जैसे हम जीडीपी का निर्धारण करते हैं, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। उसी प्रकार से एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, उसमें जो घिसावट होती है, उसको घटा करके हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है, यानी कि एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास या डिप्रेशिएशन, या आप इसे घिसावट बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, ये रहा एनडीपी का डेफिनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे टर्म के ऊपर। जो फोर्थ टर्म है, चौथा टर्म जो मैंने आप लोगों से बताया, एक तो जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी, और चौथा जो हमारा टर्म है वो है एनएनपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल
राष्ट्रीय उत्पाद, हमने बात किया था सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी की हमने बात की थी कि जब हम लोग जीडीपी के अंतर्गत विदेशों से अर्जित आय को भी जोड़ देते हैं तो हमें हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो उसी का संबंध हम यहाँ पर एनएनपी से निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन होगा एनएनपी का, यहाँ पर जीएनपी माइनस घिसावट की दर, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास या डिप्रेशिएशन या फिर आप इसे घिसावट बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि जीएनपी के अंतर्गत अगर हम बात करें कि जब हम जीडीपी में बात करते हैं, जीडीपी की परिभाषा के अकॉर्डिंग कि किसी भी देश की जीडीपी उस देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है और उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं में जो उस एक वर्ष के दौरान जो घिसावट होती है उसी को घटा करके हमें एनडीपी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो रहा एनडीपी और जीडीपी का संबंध, कॉरिलेशन। दूसरी पे हमने बात किया था जीएनपी की। तो आप सभी जानते हैं कि जीडीपी प्लस विदेशों द्वारा अर्जित आय मिला करके हमें हमारे देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो चूंकि जीडीपी इसमें ऑलरेडी शामिल है तो यहाँ पर हम कैसे प्राप्त करेंगे हमारे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को, तो उसके लिए यहाँ पर जीएनपी में से घिसावट की दर को घटाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर घिसावट की दर क्या है, वहां पर तो वस्तुओं के साधन, जो उत्पादन के साधन थे उनके जो मूल्य ह्रास है, उनकी जो घिसावट की दरें हैं उनको घटा करके प्राप्त किया जाता था। यहाँ पर घिसावट की दरें क्या है, तो यहाँ पर जो घिसावट की दर है वो है विदेशों से प्राप्त निवल आय, ठीक है। यहाँ पर इसका तात्पर्य है विदेशों से प्राप्त ठीक है। यहाँ पर इसका तात्पर्य है विदेशों से प्राप्त निवल आय से, ठीक है। निवल आय का क्या तात्पर्य है, निवल का तात्पर्य होता है एग्जैक्ट, या फिर इसको भी आप बोल सकते हैं एकदम प्योर जो इनकम होती है विदेशों से हमें, उसको यहाँ पर जोड़ा घटाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको उसे घटाया जाता है विदेशों से जो निवल आय प्राप्त होती है उनको। कैसे, देखिए जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, यहाँ पर विदेशों से प्राप्त निवल आय, देखिए एक तो होता है हमारा विदेशों से, देखिए निवल आय कैसे प्राप्त किया जाता है, कुछ ऐसे नागरिक होते हैं जो हमारे देश से बाहर देश में जाकर के काम करते हैं, ठीक है। और कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो बाहर देश से आते हैं और हमारे देश में कार्य करते हैं, ठीक है। तो कुछ आमदनी हमारे देश में आती है और कुछ आमदनी हमारे देश से बाहर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रेशियो बनता है। मान लीजिए कि हमारे देश के नागरिकों ने 100 रुपए कमा करके भारत के अंतर्गत लाया है, ठीक है, और वहीं बाहर देश के नागरिक भारत से 80 रुपए कमा करके लाते हैं, ओके। तो आप घटाएंगे तो जो हमारा निवल आय बचेगा वो 20 रुपए होगा, ठीक है। 100 रुपए आया लेकिन 80 रुपए चला गया, बाद में हमारे पास कितना बचा, 20 रुपए बचा, ठीक है। तो यही हमारा निवल आय होता है। विदेशों से अर्जित आय और विदेशों को अर्जित आय, ठीक है। एक आय वो होती है जो हमारे देश में आती है और एक आय वो होती है जो हमारे देश से बाहर जाती है। जब इनको हम घटाते हैं तो हमें हमारे देश का निवल आय प्राप्त होता है। वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। हो सकता है कि जाए 100 रुपए आए 80 रुपए, तो हमें यहाँ 20 रुपए का लॉस ही होता है।
या हो सकता है कि आए 100 रुपए और जाए 80 रुपए, तो हमें 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, वो अर्थव्यवस्था के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये रहा हमारा एलएनपी का डेफिनेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम इन 4 अवधारणाओं को देखेंगे। आगे हम बात करते हैं और किस चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस क्लास में, तो उसको अगर हम देखें तो अवधारणा में हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन 4 चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी से हमारी राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है उसको हम देखेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमने ये जो 4 थी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनको डिस्कस किया हमने, इनको हम देखेंगे। दूसरा जो हम बात करेंगे, इसी से हमारे राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है उसको, और उसके बाद हमें हमारा पर कैपिटा इनकम कैसे प्राप्त होता है उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का जो हमारा क्लास है उससे संबंधित कुछ टॉपिक्स है। उसके बाद हम इसमें संशोधित राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना के बाद जो हमारा संशोधित राष्ट्रीय आय में जो संशोधन किया गया है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, संशोधित राष्ट्रीय आय, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओके, इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उसको हम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी राष्ट्रीय आय के मापन में जो संशोधन किए गए हैं उसके ऊपर ये पॉइंट रहेगा। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ आंकड़े रहेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी इस क्लास में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की। ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी की हम बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कही जाती है। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। ओके, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। ओके, इसके अंतर्गत देश की घरेलू आर्थिक सीमा, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि जीडीपी के अंतर्गत केवल घरेलू आर्थिक सीमा को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, विदेशों की सीमा को नहीं शामिल किया जाता। घरेलू आर्थिक सीमा अर्थात देश की भौगोलिक, राजनीतिक, समुद्रिक सीमा, वायुमंडल सीमा और उसके अंतर्गत जो भी जल क्षेत्र या फिर जो भी शेष विश्व में सीमा, जो भी हमारे भारत से जैसे कि भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विदेशों में रहते हैं, जैसे दूतावास हो गए, विदेशों में किसी अदर देश की सीमा के अंतर्गत हमारे सैन्य अड्डे होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, हमारे देश की घरेलू आर्थिक सीमा के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं, एक तो जो हमारे देश का भौगोलिक स्ट्रक्चर है, वो जो पूरा जो भूगोल है हमारे देश का वो शामिल होता है, जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो शामिल होता है। दूसरा जो सामुद्रिक सीमा है, समुद्र की जो भी सीमा है हमारे देश की, उसके अंतर्गत जो भी गतिविधियां होती हैं वो शामिल है। और उसके बाद जो जल क्षेत्र है हमारे देश का, हमारे देश के जल क्षेत्र का जो भी विस्तार है वो शामिल है। कहाँ कहाँ हमारे देश के दूतावास हैं और हमारे जो भी सैन्य अड्डे हैं, जो भी हैं, जितने भी बने हैं, कहीं पे भी बने हो, वो हमारे जीडीपी के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, वो हमारे घरेलू आर्थिक सीमा के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया था। बढ़ते इसमें आगे, तो जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहलाता है। ओके, ये यहाँ पर एक पॉइंट है कि किसी देश में जो जीडीपी होता है, यानी कि जो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण करता है, उसी में जो वृद्धि या जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन,
वही उस देश की वार्षिक वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहलाती है, ग्रोथ रेट कहलाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप जैसा कि इस वर्ष हमारे देश का जो जीडीपी है वो 100 रुपए है और अगले साल हमारे देश का जीडीपी अगर 107 रुपए हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस वर्ष 7% की वृद्धि हुई है हमारे देश के अंतर्गत। ठीक है, जैसा कि आज के डेट में हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है बजट की क्लास में मैंने आप लोग से बताया था वो 9.2% है। ठीक है, 9.2% है आज हमारे देश का विकास दर, वृद्धि दर जो है अर्थव्यवस्था की वो 9.2 है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि अगर पिछले वर्ष 100 रुपए था हमारे देश की जीडीपी, तो इस बार जो है वो 109 रुपए के लगभग है। ठीक है, तो ये हमारे देश का जीडीपी में जो भी वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन होता है वही हमारे देश की आर्थिक वृद्धि दर कहलाती है। वो कम हो ज्यादा हो वो उस देश की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पॉइंट देखिए तो क्रय शक्ति तुल्यता, यहाँ तुल्यता लिखा है, यहाँ पर तुल्यता रहेगा, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, तुल्यता रहेगा। ओके, तुल्यता। यहाँ पर इसको कट करके ये तुल्यता रहेगा, क्रय शक्ति तुल्यता, या फिर आप इसको पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति तुल्यता, परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी, कुछ भी आप बोलिए, तीनों से भी है। इसके आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि क्रय शक्ति तुल्यता, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की जो जीडीपी है, भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी है वो विश्व में तीसरे स्थान पर है, यूएसए और चाइना के बाद। ठीक है, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था थर्ड प्लेस पे आती है पीपीपी के आधार पर। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। ओके, और दूसरा प्रचलित विनिमय दर जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, जिसको हम आमतौर पर जानते हैं नॉमिनल जीडीपी, वो जो है यूएस डॉलर में, हालांकि यूएस डॉलर में सभी निर्धारित की जाती हैं, नॉमिनल जीडीपी जो है हमारी यूएस डॉलर में वो भारत की जीडीपी, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। ठीक है, भारत की जीडीपी विश्व में 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में, और पीपीपी के संदर्भ में ये तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। ओके, यानी कि पीपीपी के आधार पर हमारे देश की जीडीपी थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी जो है वो है फिफ्थ लार्जेस्ट। जीडीपी इन द वर्ल्ड। ओके, पीपीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारा भारत का अर्थव्यवस्था, और नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद के ऊपर अगर हम बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो किसी अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसके जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल किया जाता है। ठीक है,
आपको मैंने पहले ही बताया, जीडीपी में जब हम विदेशों से अर्जित आय को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उससे हमारे देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, विदेशों से होने वाली आय के अंतर्गत निजी प्रेषण, विदेशी ऋण का ब्याज, विदेशी अनुदान आदि शामिल होते हैं। ये 3 टाइप की चीजें शामिल होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आगे मैं इस पर डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए कि निजी प्रेषण से क्या तात्पर्य है। निजी प्रेषण, निजी प्रेषण जो वर्ड है उससे क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य बहुत ही सीधा है। देखने में ये वर्ड बड़ा खतरनाक टाइप दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर निजी प्रेषण से मतलब है कि जब भी हमारे देश के जो नागरिक हैं वो बाहर देश में काम करने जाते हैं विदेशों में, और वहां से उनकी जो आमदनी होती है, जो आय होती है, जो हमारे देश के अंतर्गत आती है, उसे ही निजी प्रेषण कहा जाता है। ठीक है, एक निजी तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर हम किसी भी देश में बाहर कमाने जाते हैं और वहां से जो आय अर्जित करके अपने देश में लाते हैं, वो उस देश का निजी प्रेषण कहा जाता है। ठीक है, निजी प्रेषण की इकोनॉमी कही जाती है, निजी प्रेषण का इनकम कहा जाता है, उसको शामिल किया जाता है। सेकेंडली, विदेशी ऋण का ब्याज। ठीक है, हम जब भी किसी देश को ऋण देते हैं, ठीक है, हम भारत ऋण लेता भी है और देता भी है, हम सभी जानते हैं। इस मामले में हमेशा भारत नेगेटिव रहता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि निवल आय, विदेशों से प्राप्त निवल आय, मैंने बताया था कि जब भी कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो हमारे देश से बाहर काम करने जाते हैं, और कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो हमारे देश के अंतर्गत काम करने आते हैं विदेशों से। ठीक है, देश से पैसा आता है और देश से पैसा जाता है, जब इन दोनों को घटाते हैं तो जो आय हमें प्राप्त होती है लास्ट में, वो हमारे देश की निवल विदेशी आय होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम विदेशी ऋण का ब्याज की अगर हम बात करें, तो भारत ऋण देता भी है और भारत ऋण लेता भी है। ठीक है, भारत को भी बहुत से देश से जो ऋण देते हैं, कुछ ऐसे देश है जिन्हें भारत उधार देता है। तो जो भी उधार होता है, जो भी ऋण होता है, उस पर कुछ निर्धारित ब्याज की दरें होती है। ठीक है, अगर भारत ने किसी देश को उधार दिया है, तो वो देश जो मूलधन है उसके अलावा ब्याज की दर को भी भारत को वापस करता है। तो जो ब्याज हमें प्राप्त होता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट समझने के लिए है कि जब भारत किसी देश से उधार लेता है, हालांकि भारत ऋण ज्यादा लेता है, देता कम है, इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत को ब्याज चुकाना ज्यादा पड़ता है, मिलता कम है, तो ये जो वैल्यू है वो भारत के संदर्भ में नेगेटिव ही आती है। ठीक है, नेगेटिव ही रहती है। हालांकि ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ये तो देश की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से भारत के संदर्भ में ये हमेशा नेगेटिव में रहता है। तो सेकेंडली इसको शामिल किया जाता है। थर्ड, विदेशी अनुदान, ग्रांट्स जो प्राप्त होते हैं भारत को, कभी कभी विदेशों किसी दूसरी अर्थव्यवस्था या फिर किसी भी वैश्विक संस्था से जो भारत को ग्रांट दिए जाते हैं, अनुदान दिए जाते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो विदेशों से होने वाली आय यानी विदेशों से अर्जित आय के अंतर्गत 3 चीजों को शामिल किया जाता है। निजी प्रेषण, और दूसरा विदेशी अनुदान, और तीसरा जो ऋण होते हैं उन ऋणों का ब्याज। ठीक है, विदेशी ऋणों का ब्याज, जो विदेशों को ऋण दिए जाते हैं उनका जो ब्याज है, ये 3 चीजें उसमें शामिल की जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रीय आय को आंकने के लिहाज से, राष्ट्रीय आय को आंकने के लिहाज से सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। ओके, इस पॉइंट को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी हम जीडीपी का निर्धारण करते हैं तो उसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं का ही मूल्यांकन करते हैं, उनके उत्पादन और उनके मौद्रिक मूल्यों का ही मूल्यांकन करते हैं, यानी कि वहां पर हम सिर्फ परिमाणात्मक चीजों को देखते हैं, ऐसी चीजों को जिनको नापा जा सके, तोला जा सके। लेकिन जब भी हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, जीएनपी की बात करते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग
विदेशों से जो हमारे लेन देन है उनको भी गणना करते हैं। यहाँ पे हम गुणात्मक चीजों को भी इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है। ऐसी चीजों को भी जो नापी जा सकती है और ऐसी चीजों को जो नापी नहीं जा सकती है, ठीक है, उनको भी शामिल करते हैं। जैसे विदेशी आय हो गया, निजी प्रेषण हो गया, ऋणों से जो ब्याज प्राप्त होती है वो हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि हम परिमाणात्मक चीज और गुणात्मक चीज दोनों को शामिल करते हैं। इसीलिए अगर हम नेशनल इनकम को नापने की अगर हम बात करें, मापने की बात करें, तो जीडीपी की तुलना में जीएनपी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। हालांकि आगे हम और भी बात करेंगे, ये भी हालांकि पूर्ण रूप से सही नहीं है, आगे हम इस पे बात करेंगे। एनडीपी और एनएनपी को जब हम पढ़ेंगे तो वो इनसे ज्यादा प्योर है, लेकिन जीडीपी की तुलना में जीएनपी ज्यादा वैल्यूएबल है नेशनल इनकम की पैमाने के लिए, उसकी अवधारणा उसको आंकने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी की, ठीक है। एनडीपी की यहाँ पर हम बात करते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है, वहां नहीं, वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली घिसावट को प्राप्त किया जाता है, घिसावट को घटाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश की अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जो उसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली घिसावट को घटाकर प्राप्त किया जाता है। घिसावट यानी कि डिप्रेशिएशन या मूल्य ह्रास या घिसावट, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, उसको घटाकर प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे माइनस रहेगा, वो मैंने फॉर्मूला आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस घिसावट या डिप्रेशिएशन या मूल्य ह्रास, ठीक है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जो भी उत्पादन होता है उसमें जो घिसावट होती है उसी को घटा करके हमारी एनडीपी हमें प्राप्त होती है। इसे बहुत ही विस्तार से मैंने समझाया आप लोगों को। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। यहाँ पर हम देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के सेक्शन को। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट को घटाने से के बाद जो आय प्राप्त होती है उसे ही अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने बात की शुद्ध घरेलू उत्पाद की जीडीपी माइनस घिसावट की दर, मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अगर हम बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से घिसावट को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट की दर, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय होता है। ये हमें मिल गया हमारा नेशनल इनकम, ओके। यहाँ पे जब भी हम, आप यहाँ पर ये समझिए कि जीडीपी होता है, ओके। जीडीपी से हमें एनडीपी प्राप्त होता है, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद से हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, और जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हमें एनएनपी, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, ओके। और ये चारों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतर संबंध इन चारों में स्थापित रहता है। जीडीपी से हमें एनडीपी की प्राप्ति होती है और जीएनपी से हमें एनएनपी की प्राप्ति होती है। जब भी हम बात करें जीडीपी की तो जीडीपी से ज्यादा उत्तम जीएनपी है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, और जीएनपी से ज्यादा उत्तम जो है वो हमारा एनडीपी है, और एनडीपी से ज्यादा जो हमारा उत्तम है वो है एनएनपी, ठीक है। हम सकल घरेलू उत्पाद से घिसावट की दर को घटाते हैं तो हमें तो एनडीपी प्राप्त होता है, और उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल जो है वो जीएनपी है,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अगर उसमें से हम घिसावट की दर को घटा दें तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, जो किसी भी देश की उत्पादन की, वो चाहे परिमाणात्मक हो चाहे वो गुणात्मक हो, उनका एक नेट, एक शुद्ध वैल्यू होता है, और वही हमारे देश का राष्ट्रीय इनकम होता है। यानी कि जीडीपी से लेकर के एनएनपी तक का जो सफर होता है, जीडीपी से लेकर के एनएनपी तक का जो सफर होता है, उसमें जो लास्ट में जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है, जो हमें नेट प्राइस हमें प्राप्त होता है, जो नेट इनकम हमारे पास बचती है, वही उस देश की या हमारे देश की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को देश की कुल आबादी से भाग दिया जाए तो इससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। ओके, इसको देखते हैं। पर कैपिटा इनकम, जैसा मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि इसको साइड अगर करें तो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ओके, ये चार चीजें हैं हमारे राष्ट्रीय आय को मापने में। ये चारों चीजें ही महत्वपूर्ण हैं। जीडीपी से ज्यादा जो वैल्यूएबल है एनडीपी है, और उसके बाद जीएनपी से ज्यादा वैल्यूएबल एनएनपी है। जीडीपी से ज्यादा शुद्ध जीएनपी है और एनडीपी से ज्यादा शुद्ध एनएनपी है। ठीक है, ये चारों का संबंध होता है, चारों में कोरिलेशन होता है, सह अस्तित्व, सह संबंध इन चारों के अंतर्गत स्थापित होता है कि जीडीपी एक पहला मापन का विधि है। राष्ट्रीय आय को मापने में सबसे पहली जो विधि होती है वो जीडीपी को मापने की विधि होती है। जब हम जीडीपी को प्राप्त करते हैं तो वो एक पहला वैल्यू हमें प्राप्त होता है। उसमें जब हम विदेशों से प्राप्त जो आय है उनको भी ऐड करते हैं तो हमें जीएनपी प्राप्त होता है। लेकिन इसमें से जब हम घिसावट की दर को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, और जब हम जीएनपी में से घिसावट की दर को घटाते हैं तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। और यही शुद्ध राष्ट्रीय आय किसी भी देश का नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय होता है। और राष्ट्रीय आय यानी कि कैसे किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें से अगर हम उस देश की पॉपुलेशन को घटा देते हैं, भाग देते हैं, तो उससे हमें हमारा पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कि जब भी किसी देश का हमें पर कैपिटा इनकम निकालना हो, पर कैपिटा इनकम, या आप इसे कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा राष्ट्रीय इनकम होता है या फिर जो एनएनपी होती है, उसमें से हम उस देश की जनसंख्या को, पॉपुलेशन को भाग देते हैं। पॉपुलेशन को भाग देते हैं तो उससे हमारा पर कैपिटा इनकम हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि 1000 रुपए हमारा एनएनपी है, ठीक है, एनएनपी चूंकि वो राष्ट्रीय आय है, एनएनपी इज इक्वल टू एनआई, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय, दोनों सेम है। अगर मान लीजिए कि ये 1000 है हमारे देश की राष्ट्रीय आय और हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10 है, यानी कि हमारे पॉपुलेशन 10 है, हमारे देश की आबादी 10 है, यानी 10 लोग रहते हैं हमारे देश में,
और आप ये मान के चलिए, और देश का राष्ट्रीय इनकम 1000 है, तो जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम कितना निकल के आएगा, 100। ओके, और यही मान लीजिए कि 100 लोग हमारे देश की आबादी है और 1000 नेशनल इनकम है, तो ये एक जीरो और कट जाएगा और पर कैपिटा इनकम आएगा 10 रुपये प्रति व्यक्ति। तो पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं राष्ट्रीय आय से, और उस आधार पे हमें हमारा पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाता है। कहीं न कहीं हमारा प्रति व्यक्ति आय कम होने का एक कारण ये भी है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप सोचें कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसकी तुलना में अगर हमारे देश की पॉपुलेशन कम होती तो कहीं ना कहीं हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पीसीआई है, वो ज़्यादा होती आज की तुलना में। हालांकि आज जो हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,50,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में हमारे देश की 1,50,000 है, क्योंकि अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो 146 ट्रिलियन है, 146 ट्रिलियन है, और हमारे देश की जो आबादी है वो वर्तमान में कितनी है, 138 करोड़। ठीक है, 138 करोड़, 138 करोड़ हमारे देश की आबादी है। 146 ट्रिलियन, 146 ट्रिलियन अगर एनआई है और पॉपुलेशन 138 करोड़ है, तो आप इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं 146 ट्रिलियन और 138 करोड़ को, तो आपको लगभग 1,50,000 का पूरा ये पर कैपिटा इनकम आपको प्राप्त होगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते तो ये मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, लगभग इतने में ही प्राप्त होगा और लगभग यही आंकड़े वर्तमान में है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सकल मूल्य वर्धन। ये चारों की हमने बात की। ठीक है, ये एक नया टर्म है, यहाँ पर इसको हम देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि हमने इन चारों अवधारणाओं की बात की, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन चारों की बात की, और हमने राष्ट्रीय आय को समझा, पर कैपिटा इनकम को समझा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया टर्म वर्तमान में काफी ज्यादा है प्रचलन में, उसको अगर हम देखें तो सकल मूल्य संवर्धन, या फिर आप सकल मूल्य वर्धन यहाँ पे मूल्य रहेगा। ठीक है, तो सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या जीवीए का कॉन्सेप्ट वर्तमान में काफी प्रचलित है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो ये क्या है, इसको हम समझते हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 से सकल मूल्य वर्धन की अवधारणा को शुरू किया गया, यानी कि वर्ष 2015-16 से ही जीवीए की टर्म को हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। इससे पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। दूसरा पॉइंट, सकल मूल्य वर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों यथा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, यहाँ पर बात की जाती है कि जैसे हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी में हम लोग क्या पढ़ते हैं परिभाषा कि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। ठीक है, इसमें क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, लेकिन सभी क्षेत्रों के, प्राथमिक क्षेत्र का भी, द्वितीय क्षेत्र का भी, तृतीय क्षेत्र का भी, सभी क्षेत्रों से जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो जीवीए के अंतर्गत शामिल होता है। यानी कि अगर आप इसके फॉर्मूला को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सकल मूल्य संवर्धन, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि अगर आप यहाँ पर एक फॉर्मूला को देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि, तृतीय क्षेत्र में सभी उत्पादक इकाइयों एवं उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि।
ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, जीडीपी में जो भी आगे चल के जो वैल्यू ऐड होती है, ठीक है, जो हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी के अंतर्गत हर क्षेत्र से जो भी उत्पादन होता है, उसमें जब भी लास्ट में, अंतिम में, यहाँ पर आप ध्यान दें, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी में हम पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है, लेकिन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य यहाँ पर है, यानी कि सबसे लास्ट में, वित्तीय वर्ष के लास्ट में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है, तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर को मिला करके लास्ट में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, लास्ट में उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो एक एडेड वैल्यू होता है, जिसको हम जीडीपी के अंतर्गत ऐड करते हैं, तीनों सेक्टर्स का अलग अलग मिला करके जीवीए के रूप में वो उस देश का सकल मूल्य संवर्धन या ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइस होता है, या फिर जीवीए होता है। ठीक है, जीडीपी में हम जीवीए को जोड़ते हैं किसी भी देश की जीडीपी के निर्धारण में, और जीवीए का तात्पर्य होता है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित होती हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो किसी भी सेक्टर की हो, तीनों सेक्टर की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उनको जोड़ करके जीवीए प्राप्त किया जाता है, जिसको जीडीपी में ऐड कर दिया जाता है। ओके, ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं संशोधित राष्ट्रीय आय की। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि राष्ट्रीय आय के निर्धारण में जो भी संशोधन किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने जनवरी 2015 के राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आधार वर्ष 2005 को संशोधित करके 2011-12 कर दिया है। ठीक है, यानी कि पहले राष्ट्रीय आय के निर्धारण का जो मापन का आधार था, ठीक है, एक आधार वर्ष माना जाता है किसी भी चीज को मापने का। एक किसी देश के अंतर्गत जब भी हम किसी चीज का मापन करते हैं तो उन सभी चीजों को मापने का एक आधार वर्ष माना जाता है, एक बेस माना जाता है, जहां से लेकर के अब तक की चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो अब वो आधार वर्ष जो कि 2004-5 था, वो 2011-12 कर दिया है, और ये किसने किया है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने। क्या आप ध्यान रखिएगा, कब किया है? 2011-12 किया है। कहां से? 2004-5 से। किसने किया है? CSO ने, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर जनवरी 2015 के बाद से आर्थिक समृद्धि और विकास को सकल मूल्यवर्धन के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, ये तो मतलब आर्थिक समृद्धि और विकास, ये आगे हम इसके बाद के जब हम अपना इकोनॉमी का क्लास लेंगे तो इसमें हम इसको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को हम लोग काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उसको भी मापन का जो आधार है वो भी सकल मूल्यवर्धन के आधार पर ही कर दिया गया है 2015 से। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम देखें तो वर्ष 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में आर्थिक गतिविधियों के मापन हेतु जीडीपी के उपयोग का निर्णय लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड इसको आप समझिए, यहाँ पे पॉइंट मैंने मिस किया है। जनवरी 2015 के बाद से जब भी हम किसी देश की आर्थिक समृद्धि और विकास का मापन करते थे तो उसमें हम जीवीए को शामिल करते थे। ठीक है, सकल मूल्यवर्धन को, जीवीए को आधार मानते थे, लेकिन वर्ष 2018 से फिर से आरबीआई ने यहाँ पर जीडीपी को मानक मान लिया है। ठीक है, जीवीए को यहाँ से हटा करके, आधार इसका हटा करके फिर से जीडीपी को कर दिया गया है। 2015 के पहले भी जीडीपी था, 2015 से लेकर के 2018 तक जीवीए को लिया गया था आर्थिक समृद्धि और विकास दर के मापन में, लेकिन आरबीआई ने वर्ष 2018 में फिर से जीडीपी को ही इसके लिए आधार मान लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्व की ज्यादातर अर्थव्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए जीडीपी का ही प्रयोग करती हैं, ज्यादातर सकल घरेलू उत्पाद पद्धति का ही प्रयोग करती हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा प्रचलित है वैश्विक अर्थव्यवस्था पे, इसीलिए आरबीआई ने भी जीवीए के कॉन्सेप्ट को हटा करके जीडीपी को यहाँ पर फिर से ले आया
भारत की आर्थिक समृद्धि और विकास दर को मापने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि राष्ट्रीय आय के चैप्टर में काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल रखती है। ये कुछ बेसिक सी पॉइंट्स है, एकदम फैक्चुअल पॉइंट्स है, इनको आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, बने भी हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी जो हम एमसीक्यू का क्लास लेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं राष्ट्रीय आय से उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसे पॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें भी अपने माइंड में रखिएगा ध्यान। पहला, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान वर्ष 1948 से 49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी कि जो हमारा पहला राष्ट्रीय आय था उसका जो अनुमान लगाया था वो वाणिज्य मंत्रालय ने लगाया था वर्ष 1948-49 के वित्तीय वर्ष में। ठीक है, 1948 टू 1949 का जो वित्तीय वर्ष था हमारा, उसमें राष्ट्रीय आय का जो पहला सरकारी अनुमान था स्वतंत्र भारत का, वो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लगाया गया था। ओके, वर्ष 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ये क्वेश्चन पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय आय के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, यानी कि किनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की गठन की गई थी। वर्ष 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस समिति ने अप्रैल 1951 में वित्तीय वर्ष 1948-49 के लिए देश की राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए एवं प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपए बताई। ठीक, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा समिति जो गठित हुआ था राष्ट्रीय आय समिति वर्ष 1949 में, उसने 1948 का जो वित्तीय वर्ष था उसको आधार लिया और हमारे देश का राष्ट्रीय आय निर्धारित किया। कितना था उस टाइम राष्ट्रीय आय? 8,650 करोड़। 8,650 करोड़ हमारा राष्ट्रीय आय था, नेशनल इनकम था। आजादी के बाद वर्ष 1951 में ये रिपोर्ट आई थी और इसका आधार था वर्ष 1948। तो उस टाइम यानी आजादी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ था और प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपए थी। आप देख सकते हैं कितनी कम। आज के डेट में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम 246.9 रुपए हो। कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। आज के डेट में कितनी है? 1,50,000 और 246 में आप कंपैरिजन कर लीजिए कितना है, तो काफी कम था। आजादी के समय क्या हालात थे आप यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे देखें। वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित एवं जारी किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी आंकड़े हम देखते हैं, ठीक है, जो भी पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड आंकड़े हो, नेशनल इनकम से रिलेटेड आंकड़े हो, जिनका भी अध्ययन हम करते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित, उनका निर्धारण करना और उनको जारी करने का काम CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है, CSO का है। ओके, नेक्स्ट, वर्तमान में देश की कुल राष्ट्रीय आय अनुमानित 146 ट्रिलियन है, मैंने पहले ही बताया, और देश की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ के बराबर है और उसी लिहाज से हमारे देश की पर कैपिटा इनकम 1,50,000 है और वर्तमान में देश का आर्थिक विकास दर 9.2% है। ठीक, ये मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो इस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाओं की बात की, हमने जीडीपी की बात की, उसके बाद हमने जीडीपी के बाद हमने बात किया आपके साथ जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हमने चर्चा की। जीएनपी के ठीक बाद हमने आप लोगों से बात किया शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्राइस की। उसके बाद हमने यहाँ पर बात किया आप लोगों से किसके ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट की हमने चर्चा की और फिर उसके बाद सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड की हमने चर्चा की
और उसके बाद संशोधित राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय के मापन में जो भी संशोधन किए गए उसकी हमने चर्चा की। ओके, फिर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी अवधारणा रही है उनके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस किया है। चूंकि प्रीलिम ओरिएंटेड क्लास है इसीलिए इसमें हमने फैक्चुअल जानकारी ज्यादा रखी है। जब मेंस ओरिएंटेड इसको हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।